स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैम दहशत चेक नाके से एक सीसीटीवी फुटेज आया है। जिस बच्चे की हमें तलाश थी वो बच्चा उस सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। ये देखिए उसके साथ कौन है। ये तो साधना का पति है। बहुत खेल लिया आंख में चोरी सार्थक, अब नहीं बचोगी। बच्चा, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। पर क्यों? मैं जितना सिखा सकता था सिखा चुका हूँ। पर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? याद करना, मैं आऊंगा। साधना का बेटा ईशान और उसका पति सार्थक, ये दोनों गायब है। दोनों गायब है? हाँ मैडम, कल सुबह से लेकर शाम तक घर वालों ने इंतजार किया, फिर रात को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैडम या तो ये दोनों गायब है या तो इन दोनों को किसी ने गायब कर दिया है। एक काम करो, दोनों की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं सब बंद कर दो। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब जगह अलर्ट करवा दो। आप बताओ बेटा, कहाँ जा रहे हैं? पापा मुझे नहीं मालूम, आप बताओ हमें। बेटा आप तो जानते हो ना कि आपकी मम्मी हमें कभी भी बाहर जाने नहीं देती है। हाँ, हर टाइम मुझे रोकती रहती है ना? इसलिए हम आज ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ के बारे में मम्मी को पता ही नहीं लगेगा। हाँ, सच्ची। क्या हम जा रहे हैं अनजान जगह पर, जहाँ पर मम्मी कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। खूब खेलेंगे, खूब कूदेंगे और खूब खाना खाएंगे। सच्ची? हाँ, चलना चाहते हैं ऐसी जगह? हाँ, पक्का। पर आप मम्मी को मत। जेंटलमैन प्रॉमिस, नहीं बताऊंगा। बस? थैंक यू पापा। पापा देखो उधर पिग है। हाँ बेटा बहुत है। हाँ पापा देखो क्रो भी है। हाँ। मैंने कहा था वो मार देगा मेरे बच्चे को, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब चला गया मेरे बच्चे को लेकर। अरे वो उसका बाप है, दुश्मन तो नहीं। तो क्यों भागा मेरे बेटे को लेकर? कहीं फंस गया होगा। हो सकता है किसी मुसीबत में हो। हमने उनके ऑफिस में फोन किया था, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं उसका कमरा देखना चाहती हूँ। वो अपना सारा सामान लेकर भाग चुका है। एक काम करो, उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दो। यस मैम। पापा
पंख हमारे लिए बहुत लकी होते हैं। ये पंख एग्जाम में भी लगे होंगे। एग्जाम क्या बेटा, ये हर तरह की जंग के लिए हमारे लिए बहुत लकी होते हैं। जंग? हाँ। किससे जंग? बेटा पहले हम जंग लड़ेंगे तुम्हारी मम्मी से। तुम्हारी मम्मी तुम्हें खेलने नहीं देती है ना, हाँ पापा। इसलिए पहले हम उनसे जंग लड़ेंगे। फिर जब वो हार जाएंगी तो वो आपको परेशान नहीं करेंगी। फिर हम जंग लड़ेंगे कुदरत कुदरत? के प्रकोप से। कुदरत के प्रकोप? पापा ये कौन? देखो पापा, ये कुदरत का प्रकोप क्या होता है? बेटा जैसे मम्मी आप पर गुस्सा करती है, वैसे ये कुदरत भी गुस्सा करती है। ये धरती, आकाश, सूरज, नदियाँ, सागर, ये सब कुदरत है बेटा। जब कुदरत को गुस्सा आता है तो वो सब खत्म कर देती है। जब सूरज अंधेरे में छुप जाएगा और चंद्रमा खून जैसा लाल होगा, उस दिन कुदरत अपना प्रकोप दिखाएगी। बेटा वो दिन आने से पहले हमें उसे रोकना होगा। जंग लड़नी है हमें बेटा। जंग? क्या पापा मैं भी जंग में लड़ सकता हूँ? हाँ बेटा, आप भी लड़ सकते हैं क्योंकि आप तो बहुत बहादुर हो, लेकिन इसके लिए आपको स्वर्ग जाना होगा। पर तो आसमान में होता है, पर मैं आसमान में कैसे जाऊंगा? मैं भेजूंगा ना आपको स्वर्ग। सबसे आखिरी में किसने देखा था उनको? मैंने देखा था। अरे आज जल्दी आ गए। ईशान को स्कूल से जल्दी लेने जाना है। मैडम का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं निकल ही रहा हूँ। पर वो वापस ही नहीं आए। फोन भी किया था मैंने कई बार, पता चला फोन बेडरूम में बज रहा था। हम स्कूल गए थे तो ईशान के टीचर ने बताया कि ईशान के पापा उसे ले गए। कहा कि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलवाना है। कुछ नहीं हुआ है उसके पिताजी को, झूठ बोल रहा है सार्थक। मैम, वो मेरे बच्चे को मार देगा मैम। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, हम हैं ना। मुकुल, सार्थक के पेरेंट्स के घर जाके पता करो कि वो वहाँ गया था कि नहीं। उसके बारे में जितने भी डिटेल्स मिले सब पता करो। साधना, देखो सार्थक को ढूंढने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसके बारे में सारी चीजें हमें बता दो, कोई भी चीज छूटी नहीं चाहिए। शुरू से बता, तुम्हारा सार्थक कहाँ मिले थे? हम एक आर्ट गैलरी के बाहर मिले थे। वो जो बाहर आर्टिस्ट बैठते हैं ना, सार्थक उनमें से था। पता नहीं क्यों मैं उसकी पेंटिंग्स की तरफ खींची चली गई। उन दिनों मेरा डिवोर्स चल रहा था, तो मन बहलाने के लिए आर्ट गैलरी चली जाती थी। ऐसे ही हमारी दोस्ती हुई। इंस्पेक्टर साहब, सार्थक पहले से ही अलग किस्म का लड़का था और लड़कों जैसा नहीं। मैम, पहले तो सब नॉर्मल ही था। उस वक्त मुझे कुछ अजीब या अलग नहीं लगा। अलग जैसे? सार्थक जब छोटा था तो उसने एक कुत्ता पाला, बहुत प्यार करता था उससे। एक दिन कुत्ता मर गया। शौक मनाने के बजाय सार्थक ये कहने लगा कि कुदरत के प्रकोप से बचने के लिए उसने उस चीज की बलि देनी पड़ी जो उसे सबसे प्यारी थी। बहुत प्यार करता था मेरे आदि से सार्थक, आदि के सगे बाप से भी ज्यादा। मैं खुद को बहुत लकी मानती थी। मेडिकल की पढ़ाई भी उसने बीच से छोड़ दी। मेडिकल कॉलेज? सार्थक मेडिकल कॉलेज में था? सिर्फ 2 साल। ये सार्थक हमेशा ही ऐसा था या किसी हादसे के बाद ऐसा बर्ताव करने लगा? नहीं, जब से हम उसे यहाँ लेके आए तब से। लेके आए? कहाँ से लेके आए? अनाथ आश्रम। सार्थक 12 साल का था जब हम यहाँ उसे लेके आए।
और यकीन मानिए सर, सार्थक यहाँ कल नहीं आया। आपके पास सार्थक की बचपन की फोटोग्राफ और अनाथ आश्रम का एड्रेस है? जब आदि की मौत हुई तब सार्थक कहाँ था? नीचे, उसी की चीखों से तो मेरी नींद खुली। मैम, कहीं साथ। एक्सक्यूज मी। हाँ मुकुंद। मैम, ये सार्थक 2 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। जिस किसी ने भी ये काम किया वो कोई नौसिखिया नहीं। ये बात आप इतने अश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? इस हार्ट में जो कट्स हैं वो किसी मेडिकल सर्जन या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशनल्स के हाथों के, किसी भी आम इंसान के लिए इस तरह के क्लियर कट्स इम्पॉसिबल। और ये इनका अपना बेटा नहीं है, किसी अनाथ आश्रम से उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था, इसलिए उसके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। उस अनाथ आश्रम का एड्रेस मिला? हाँ मैम। ग्रेट, तुरंत वो एड्रेस कामले को भेज दो। ओके मैम। कामले, हो मैडम। मुकुले का एड्रेस भेजेगा, वहां जाके सार्थक के बारे में पता करो। हो मैडम। पापा, आप मुझे कह रहे थे कि आप मुझे कहानी सुनाओगे? सुनाऊंगा बेटा, जल्दी सुनाऊंगा। बहुत लंबी कहानी, तुम्हें भी पसंद आएगी। लेकिन कब पापा? बेटा पहले मैं तैयारी कर रहा हूँ ना आपको स्वर्ग भेजने की। आप वहाँ जाके लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। हाँ। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके भेजें। आपको अच्छा लगता ना तलवार चलाना, बंदूक चलाना? हाँ, ऐसी जंग लड़ना। हाँ। और जीत कर वापस आना। ये प्रॉमिस? प्रॉमिस। वाह। सार्थक के जादू टोने के बारे में काफी रिसर्च की है ना तुमने? तारीखों की अहमियत बता सकती हो? ये सब मैम, इन सभी तारीखों पर चंद्र ग्रहण हुआ था। इस सदी में ऐसा 8 ही बार होगा जब एक साल में 4 चंद्र ग्रहण होंगे। इस बच्चे को जानती हैं आप? इसी अनाथ आश्रम में था ही। सर मुझे तो नहीं मालूम, पुरानी मैडम जो होंगी शायद उन्हें मालूम हो। मैम, आपने ऐसे कहा था, वैसे बाकी के शहरों के ऑर्फनेज से मैंने पता किया। पुणे में ब्लेस्ड ट्रिनिटी नाम का एक ऑर्फनेज है, वहाँ से 6 महीने से एक बच्चा गायब है। और हैरान की बात यह है मैम, वो बच्चा और दया ऑर्फनेज से जो बच्चा गायब हुआ था ना, इन दोनों बच्चों को सार्थक स्पॉन्सर कर रहा था। जैसे बलि के लिए जानवरों को पालते हैं, बिल्कुल वैसे। हो सकता है इन ऑर्फनेज के बच्चों में सार्थक खुद को देखता हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वजह कोई और ही हो। आप इस बच्चे को जानती हैं? हाँ, ये हमारे ही अनाथ आश्रम में था। मुन्ना नाम था इसका। इसको कैसे भूल सकती हूँ मैं? इसने तो अपने पैर की उंगली काट ली थी एक बार। पैर की उंगली? क्यों, कुछ बताया था इसने? बच्चे बता रहे थे कि वो कहता था कि कोई बाबा उससे मिलने आते हैं यहाँ। बाबा? आपने देखा था उस बाबा को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर बच्चे बताते थे कि वो खुद से ही बातें किया करता था और फिर कुछ महीनों के बाद वो अडॉप्ट हो गया। भैया बाल दो। तू भी किससे मांग रहा है? तेरे को पता नहीं है वो अजीब है? जाके खुद ले ले। कहा था ना, ये अजीब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये सारी वो डेट्स हैं जिन पर मौत हुई थी, और साधना का कहना है कि इन्हीं डेट्स पर चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के दिन पर बच्चों को मारना, इससे हासिल क्या होगा? मारना नहीं, बलि देना। कुछ सभ्यताओं का मानना है कि अगर एक साल में इतने सारे ग्रहण हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी किसी प्यारी चीज की बलि दो तो आप दुनिया को बचा सकते हो। और लोग ये सब चीजें मानते भी है? मानते भी है और करते भी है। विदेश में कई सभ्यताओं ने ऐसी परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, और इसका उन्हें कुछ फायदा भी हुआ। महामारी की वजह से पूरी सभ्यता ही खत्म हुई। एनीवे, महाराष्ट्र और आसपास के स्टेट में सार्थक और ईशान के फोटो सर्कुलेट करवा दिए।
हाँ मैम, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं है। और कामले? वो हमें पुलिस स्टेशन में मिलेगी। मैम प्लीज प्लीज ईशान को बचा लीजिए। मैं ऑलरेडी बच्चा खो चुकी हूँ, अब अगर ये ईशान को मुकुल, एक काम करो, साधना को लेडी कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल भेज दो, एक डीएनए टेस्ट करना है। वो किस लिए मैम? कुछ कंफर्म करना है। यस मैम। अब जाइए इनके साथ। पापा अब मुझे कह रहे थे कि कहानी। अरे हाँ, आपको कहानी सुनाना तो भूल ही गए। हाँ। चलो आप सुनाते हैं आपको कहानी। तो एक बार एक चिड़िया होती है, उसका नाम होता है मुन्ना। वो चिड़िया अपने घोंसले में अकेली रहती है। अच्छा। अपने अंडों की देखभाल करती है। अच्छा। अकेली रहते रहते वो चिड़िया बोर होने लगी, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था। तो एक दिन उस चिड़िया से मिलने के लिए एक गिद्ध आया। तो चिड़िया ने गिद्ध से बोला कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? गिद्ध से? हाँ, गिद्ध से। गिद्ध बोला ठीक है, मैं दोस्ती कर लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक अंडा देना होगा। चिड़िया क्यों देगी वो उसका अंडा? क्योंकि चिड़िया को लगा कि ऐसे ही होता होगा, जब तक मैं कुछ दूंगी नहीं तो मुझे कुछ मिलेगा कैसे। तो गिद्ध की दोस्ती पाने के लिए चिड़िया ने बोला ठीक है, उसने अंडा दे दिया। इस तरह उन दोनों की दोस्ती हुई। अच्छा, इस तरह उन दोनों की दोस्ती हुई? हाँ, ऐसे दोस्ती हुई। अब गिद्ध और मुन्ना चिड़िया रोज मिलने लगे। दोनों उड़ते, मस्ती मजाक करते, नदियों पे, पर्वत पे उनके ऊपर से निकलते थे, खूब एंजॉय करते थे। और थक हार के जब भी वापस घोंसले पर पहुंचते तो गिद्ध चिड़िया का अंडा खा जाता। गिद्ध चिड़िया के धीरे धीरे करके सारे अंडे खा गए। क्या अंडा खा गया? मैम, महाबलेश्वर पुलिस से खबर आई है, सार्थक और ईशान दोनों को वहां पर देखा गया। गाड़ी निकाल। कामले, साधना को लेकर आओ। ओ मैडम। एक दिन खेल खत्म होने के बाद गिद्ध ने चिड़िया से कहा कि मुझे भूख लगी है, अंडा दो। मुन्ना चिड़िया ने कहा कि मेरे सारे अंडे तो तुम खा चुके हो, अब मैं अंडा कहाँ से ला के दूं? तो गिद्ध ने कहा कि देखो, अंडा तो मैं खाऊंगा, और अगर तुमने मुझे अंडा नहीं दिया ना तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो मुन्ना चिड़िया ने कहा क्यों, मुझे क्यों खाओगे? तो गिद्ध ने कहा कि दोस्ती के ये तो नियम होते हैं, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा फिर दोस्ती किस बात की? याद करोगे तो हासिल करोगे। बच्चा, कुदरत लेन देन पर चलती है। उसके बाद वो गिद्ध चिड़िया को खा गया। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध को उस चिड़िया की याद आने लगी, क्योंकि उसको मुन्ना चिड़िया का साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब गिद्ध क्या करे? तो गिद्ध एक नए शिकार की तरफ, नए घोंसले की तरफ। मैं जितना सिखा सकता था सिखा चुका हूँ। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? मुझे याद है, मैं आऊंगा। क्या पापा, बहुत गंदी कहानी थी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। और मुझे यहाँ थोड़ा डर भी लग रहा है। ईशु, हर कहानी जरूरी नहीं आपको अच्छी लगे। उसी तरह ये कुदरत का प्रकोप है, जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे, इसलिए हमें लेन देन करना पड़ता है, और हम यहाँ लेन देन ही करने आए हैं। जय हिंद मैडम। मैडम, सार्थक के बारे में पता चल गया। आजा। मैडम, महाबलेश्वर के पास एक बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ से कितनी दूर है? यही करीब 5 किलोमीटर है। वहाँ पे हर साल एक मेला लगता है।
वहीं पर सार्थक और उसके साथ एक बच्चे को देखा गया। हमने उसकी फोटो की भी शिनाख्त करवाई है। गुड। हाँ बोलो। ठीक। मैम, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए, आपका शक सही नहीं। जब सूरज अंधेरे में छुप जाएगा और चांद खून जैसा लाल होगा, इस कुदरत के प्रकोप को रोकने के लिए बलि देनी होगी। सूरज अंधेरे में छुप जाएगा और चंद्रमा खून जैसा लाल होगा, तो बलि देनी होगी। कुदरत के प्रकोप से बचने के लिए हमें बलि देनी होगी। बलि देनी होगी। ईश्वर, हमें जंग लड़नी होगी। कुदरत के प्रकोप से बचने के लिए हमें जंग लड़नी है। हमें जंग लड़नी है बेटा, जंग लड़नी है। तो मैंने क्या सिखाया था? कुदरत के प्रकोप से बचने के लिए लेन देन करना पड़ता है। शाबाश, क्योंकि लेन देन करने का यही तरीका है। उस चीज की कुर्बानी देनी होगी जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। कुर्बानी तो देनी होगी। ग्राउंड में शुरू होने वाला है, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरफ देखा था उससे। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। नहीं ईशान, डरते नहीं है। अब तो बहादुर बच्चे हैं ना, और आपके पापा आपके साथ ही हैं, तो डरना क्यों? चलो बेटा, यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो। पापा, ये सब क्या है? बेटा, ये आपको स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। स्वर्ग जाएंगे ना जंग लड़ने के लिए, इसलिए मैंने ये सब तैयारी की है। कुदरत के प्रकोप से इस दुनिया को बचाना है हमें। अब हिम्मत रखना, मेरे बहादुर बेटे हैं ना आप। मैं भी जाऊंगा, जल्दी से अंतिम पूजा करके वापस आऊंगा। आप डरोगे नहीं ना? नहीं डरूंगा। मेरा बहादुर बेटा। आते हैं।
पापा 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 ईशान, बेटा तुम बहादुर हो। बहादुर लड़के कभी डरते नहीं है। हाँ, स्वर्ग जाने का टाइम आ गया है। वहाँ जाके जंग लड़नी है तुम्हें। हाँ, क्या हुआ पापा? खड़े रहिए। पापा ये क्या कर रहे हैं? पापा पापा ये क्या है? पापा पापा ये क्या है? मुकुल, जंगल की तरफ आ। पापा ये क्या कर रहे हो पापा? पापा मुझको बहुत डर लग रहा है पापा। पापा ये आपके हाथ में चाकू क्यों है? मेरी पूजा बीच में ही भंग कर दी तुमने। तुमको क्या लगता है कि मैं ये पूजा अपने लिए कर रहा हूँ? सबके लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। कुदरत के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा जादू टोने का खेल। बचपन से ही शौक था ना तुम्हें? बलि, आहुति, इन सब चीजों के बारे में तुम्हारी धारणा बचपन से ही बनती जा रही है। और उसकी शुरुआत हुई उंगली काटने से, जब तुम बच्चे थे, अनाथ आश्रम के मुन्ना थे। और फिर तुमने अपने पालतू कुत्ते को भी मार दिया। फिर अनाथ आश्रम के बच्चे थे। और फिर साधना के बेटे को, जिसे तुम अपना बेटा मानते थे। और साधना बेचारी बरसों से ये गिल्ट ढो रही है कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई। जबकि सच तो ये है कि उसके बेटे की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने उसे बालकनी से नीचे फेंका था। साधना, तुमने बताया था कि 15 अप्रैल 2014 को तुम्हारे बेटे की मौत हुई, जो कि तुम्हारे थियोरी के हिसाब से साल की पहली ब्लड मून नाइट है। और उसके 2 महीने बाद हमें एक बच्चे का हार्ट मिला। उस हार्ट को हमने तुम्हारे डीएनए के साथ मैच किया और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हो गया। वो हार्ट तुम्हारे ही बच्चे का था। तुम्हारे बेटे की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा पति सार्थक है। तुम्हारे बेटे की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई। अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। मानसिक रूप से बीमार आदमी का शिकार हो गई। मैंने अपने बच्चे के खूनी को अपना क्यों नहीं लग रहा? जब मैं वायलेंट हो जाती थी, ये मुझे नींद की गोली या इंजेक्शन दे देता था। सबको लगने लगा मैं एक पागल हूँ। मेरे बच्चे आदि अकेला इस जल्लाद का शिकार नहीं था।
शादी का दिन तुमने फुटपाथ पर क्यों रखा था? बाबा बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उनकी विद्या से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। उन्होंने जहां जहां मुझे दिल रखने के लिए बोला था ना, मैंने वहीं वहीं जाकर दिल रख लिया। बाबा की विद्या कोई खेल या मजाक नहीं है। तुम लोगों ने मेरी पूजा में खलल डाला है, पूजा को पूरा होने से रोका है। तुम सब भुगतोगे, तब तुम मुझे याद करोगे, मेरे बाबा को याद करोगे कि उन्होंने क्या कहा था। मैंने क्या कहा था तुम्हें? मेरे बाबा का कहा कभी गलत नहीं होता, सच होगा, याद रखना, ऐसा ही होगा। लो। बाबा, बाबा, बाबा मेरी पूजा अधूरी रह गई बाबा, इन नास्तिकों की वजह से। बाबा कुछ दूंगा नहीं तो कुदरत से मांगूंगा कैसे? मेरी पूजा अधूरी रह गई बाबा, कि इस दुनिया को मैं कैसे बचाऊंगा बाबा? बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा। बाबा आप ही रास्ता दिखाए बाबा, रास्ता दिखाइए बाबा। कहते हैं अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उस अंधेरे को खत्म कर देती है। सार्थक के मन पर भी एक झूठ की परछाई का पहरा था, जिसने उसके मन के अंधेरे को इतना गहरा कर दिया था कि उसमें ना ही कोई रोशनी की किरण थी और ना ही कोई उम्मीद। इस केस में जो क्रिमिनल सामने आया वो मानसिक रूप से बीमार था। बचपन से ही सार्थक में वो लक्षण दिखाई देने लगे थे। अगर कोई सजग होता तो उसका इलाज हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बड़ा होकर सार्थक की बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसका शिकार बच्चे ही हुए। साधना के पहले पति का बच्चा भी सार्थक की बीमारी का शिकार हो गया। उसकी पत्नी उसकी बीमारी के बारे में जान चुकी थी, लेकिन उसने अपने पत्नी के डिप्रेशन को ही अपना हथियार बना लिया और घर वालों ने भी साधना को ही पागल करा दिया। पागल शब्द ही हमारे नासमझी का प्रतीक है। जैसे हम शरीर के अन्य बीमारियों को स्वीकारते हैं, वैसे ही शरीर और मन की बीमारियों को स्वीकारने में ही समझदारी है। वो कहते हैं ना, मन का अंधेरा इतना गहरा, बाहर की रोशनी का उस पर नहीं पड़ा। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।